हाय स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम एमसीक्यू पार्ट 3 करने वाले हैं, जो कि नेट सेट एपी लेक्चरर अकाउंट ऑफिसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 सीरीज हो गया है, अब हम थर्ड सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन अ सोर्स ऑफ फंड। तो इसमें सोर्स ऑफ फंड कौन सा है? तो पहला है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? करेंट एसेट इंक्रीज होगा मतलब पैसा जाता है, तो पैसा जाता है तो ये सोर्स ऑफ फंड नहीं होगा। दूसरा है डिक्रीज इन करेंट एसेट। अब करेंट एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब पैसा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए स्टॉक डेटर है, उसको अगर सेल करेंगे तो कम हो जाएगा, तो कम होगा मतलब पैसा आएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा देख लेते हैं, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ता है मतलब क्रेडिट बढ़ रहा है ना, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट परचेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिटर वगैरह बढ़ता है, करंट लायबिलिटी बढ़ता है, तो पर भी क्या होता है? हमारा पैसा आता है, क्योंकि जो भी खरीद रहे हैं वो सब क्रेडिट में है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज कब होगा? जब उसको पैसा देंगे तो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे पैसा जाएगा। तो फर्स्ट और चौथा ऑप्शन में पैसा जा रहा है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में पैसा आ रहा है। इसी को क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट इज रिलेवेंट टू स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के लिए कौन सा प्रासंगिक है? ठीक है, कौन सा उपभोक्ता व्यवहार के लिए रिलेवेंट है, कौन सा प्रासंगिक है, इसको देखना है। तो उपभोक्ता व्यवहार है, इकोनॉमिक्स भी रहता है, साइकोलॉजी भी रहता है, सोशियोलॉजी भी रहता है। मतलब ये ऑल ऑफ दी होबो एबो होगा, क्योंकि उपभोक्ता का व्यवहार ये तीनों होता है। तो बेस्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। कमीशन की त्रुटियां की अनुमति नहीं देती। एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या होता है? जो क्लेरिकल मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, उसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। तो डू नॉट अलाउ किसको अनुमति नहीं देता? फर्स्ट है करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, तो ये इसको अनुमति नहीं देता है। करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये है। थर्ड ऑप्शन है द ट्रायल बैलेंस डू एग्री। तो इसमें क्या है? ट्रायल बैलेंस एग्री बोला है, तो डू नॉट अलाउ कौन से अलाउ नहीं होगा? सी ऑप्शन अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये टोटलिंग इससे नहीं होता है ना। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा द ट्रायल बैलेंस टू एग्री। इसमें ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता एरर ऑफ कमीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बैंक के द्वारा, कस्टमर ऑफ बैंक के द्वारा, क्रेडिटर ऑफ बिजनेस, नॉन ऑफ द एबो। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कस्टमर ऑफ बैंक, ग्राहक के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं और बैंक पासबुक। ठीक है, तो ये दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको बताता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि कस्टमर के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोवन। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कहाँ जाएगा? देखो, एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो उसका 2 एंट्री होता है, एक ट्रेडिंग और दूसरा जाता है बैलेंस शीट में। लेकिन अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में बस दिया है तो उसका एक ही एंट्री होगा, वो जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंसेस ऑन दी एसेट साइड ऑफ दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, बाकी ये पीएनएल में नहीं जाएगा, नहीं ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, और ये सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज गैर लाभकारी संगठन का आय और व्यय खाता। ठीक है, तो जो गैर व्यापारिक संस्था है वो का आय व्यय खाता कौन सा नेचर का रहता है, तो वो नॉमिनल नेचर का रहता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमेशा नॉमिनल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी एक्सपेंस है या लॉसेस है उसको डेबिट करते हैं, जो भी इनकम और गेन है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमेशा नॉमिनल नेचर का होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड टू, सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित है। फर्स्ट है मार्केटिंग सिस्टम के लिए, रिटेलिंग सिस्टम के लिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए, सेलिंग सिस्टम के लिए। तो देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सार्वजनिक वितरण करते हैं वो हमेशा रिटेलिंग सिस्टम रहता है। जो जगह जगह दुकान वगैरह रहता है, रिटेलर वगैरह रहता है, जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं, जहाँ से आम जनता पब्लिक अपना जो भी गुड्स वगैरह खरीदते हैं उसको रिटेलिंग सिस्टम कहा जाता है। तो 7 का बेस्ट ऑप्शन होगा रिटेलिंग सिस्टम। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार साधन नहीं है। तो इसमें दिया है कमर्शियल पेपर, पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट, वारंट और डी है आपका ट्रेजरी बिल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट। ये हमारा मुद्रा साधन नहीं है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जबकि कमर्शियल पेपर, वारंट और ट्रेजरी बिल ये सब मुद्रा बाजार का साधन है, किंतु जो पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट है ये मुद्रा बाजार साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, लेखांकन में निगमन से पहले के लाभ माना जाता है। जो भी प्रॉफिट है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, निगमन से पहले जो लाभ है उसको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व। पहले तो समझते हैं कि इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या होता है। जैसे मैंने बिजनेस का स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को, लेकिन इस बिजनेस का लाइसेंस या सर्टिफिकेट आया 1 अगस्त आया। 1 अगस्त 2019 को इसका सर्टिफिकेट आया या लाइसेंस आया कि आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो सर्टिफिकेट और लाइसेंस आया कब आया, 1 अगस्त। तो 1 अप्रैल से ले करके जो जुलाई तक जो प्रॉफिट हुआ होगा 1 अगस्त से पहले हुआ होगा, ये सब प्रॉफिट को हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना जाएगा। तो यही आपका प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होगा। इनकॉर्पोरेशन कब बोला जाएगा, 1 अगस्त को, जिस दिन सर्टिफिकेट आया कि आप बिजनेस को चला सकते हो, उस दिन लाइसेंस लिया गया। ठीक है, हमने और बिजनेस का भी स्टार्ट कर दिया था 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त के बीच में जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ होगा, इस प्रॉफिट को क्या माना जाएगा, कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत लागत में कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, सीमांत लागत में कंट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सेल में से वेरिएबल कास्ट को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कास्ट को माइनस करते हैं तो निकलता है प्रॉफिट। तो देखो कि सेल में से वेरिएबल कास्ट को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है आपका कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सेल माइनस फिक्स्ड कास्ट करेंगे तो ये आपका कंट्रीब्यूशन नहीं निकलेगा, ये ऑप्शन नहीं है। अब सेल में से वेरिएबल कास्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, ये भी मैच नहीं हो रहा है। सेल माइनस वेरिएबल कास्ट और फिक्स्ड कास्ट, सेल में से वेरिएबल कास्ट और फिक्स्ड कास्ट दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन हमको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन का बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सेल माइनस वेरिएबल कास्ट, तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 9th का ऑप्शन है सी ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फंड अवेलेबल विथ अ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड। कर और लाभांश सहित सभी दावों को भुगतान करने के बाद किसी कंपनी के पास उपलब्ध धन को कहा जाएगा। मतलब ये कंपनी के पास चलो टोटल प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट होने के बाद टैक्स भी पे कर दिया, डिविडेंड भी पे कर दिया, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको बोला जाएगा रिटेन अर्निंग। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नेट प्रॉफिट दिया है और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, कैपिटल प्रॉफिट दिया है और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग उस प्रॉफिट को बोला जाता है जो जैसे कंपनी ने टोटल प्रॉफिट अर्न किया, मान ले जाए 10 लाख, ठीक है। 10 लाख में टैक्स दे दिया, चलो 30% दे दिया, ठीक है। उसमें डिविडेंड पे कर दिया, है ना। ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको रिटेन अर्निंग बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा रिटेन अर्निंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एसेट अपियरिंग इन द बुक बट हैविंग नो फिजिकल वैल्यू आर नोन एज, ठीक है। पुस्तक में प्रदर्शित होने वाली एसेट जिसका कोई फिजिकल मूल्य नहीं है, ठीक है, जिसका कोई फिजिकल मूल्य नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? वेस्टिंग एसेट, इनटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ऑफ दी एबो। तो देखो, जो एसेट्स है उसका फिजिकल कोई वैल्यू नहीं रहता, न ही उसको देख सकते हैं न ही उसको टच कर सकते हैं। वो कौन सा एसेट होता है? इनटेंजिबल होता है, अमूर्त संपत्ति होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट इन। कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए एक प्रकाशक द्वारा किया गया व्यय, ठीक है। तो जो भी कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए प्रकाशक का जो भी खर्च होता है तो इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन ऑफ द एबो, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट दे। कैसा प्रॉफिट दे? लंबे समय के लिए प्रॉफिट जनरेट करे। और रेवेन्यू नेचर का क्या होता है? विद इन द ईयर प्रॉफिट दे, या वो सामान्य नेचर का प्रॉफिट होता है, सामान्य नेचर का खर्चा होता है, ठीक है। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जो जिसको रिटर्न आप हर साल करें, उसका जैसे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो उसको जनरली 5 साल के लिए रिटर्न आप करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो पब्लिशर कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए जो किया गया व्यय है उसका बेस्ट ऑप्शन होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका प्रॉफिट लंबे समय के लिए मिलता है। तो इसी कारण इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मूल्यह्रास लेखांकन की एक प्रक्रिया है। तो डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, नॉन ऑफ द एबो। तो जो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, मूल्यह्रास लेखांकन एक कैसा प्रक्रिया है? एलोकेशन ऑफ कास्ट है। उससे कास्ट को क्या किया जाता है? एलोकेट किया जाता है, कास्ट को बांटा जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा एलोकेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है एन एसेट इज नेवर रिड्यूस्ड टू जीरो इन द। एक संपत्ति कभी भी शून्य से कम नहीं होता। तो कौन से मेथड में शून्य से कम नहीं होता? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट पे तो जीरो हो जाता है। जैसे 1 लाख का संपत्ति है, उसमें अगर 10% डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो 10% डिप्रिसिएशन लगेगा तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो हर साल 10,000 करेंगे तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इन्विटी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, वार्षिकी वैल्यू, तो वार्षिकी वैल्यू में भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, घटौती मान या घटती शेष पद्धति, इसमें कभी भी
एसेट का वैल्यू जीरो नहीं होता, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ, गुप्त भंडार के माध्यम से बनाया जाता है। ये गुप्त रिजर्व, ठीक है, इसको भंडार उंडार नहीं समझना है, गुप्त रिजर्व। तो गुप्त रिजर्व के माध्यम से बनाया जाता है, या सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में हस्तांतरित करने पर, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूइंग ऑफ इन्वेंट्रीज, नॉन ऑफ द एबो। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिप्रिसिएशन। तो कौन से इसका आंसर होगा? प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिप्रिसिएशन इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो नॉर्मली 10% का डिप्रिसिएशन लगना था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन कितना चार्ज कर दिया? 15% डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो एक्स्ट्रा 5% है, यही 5% डिप्रिसिएशन क्या होगा? सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, सीक्रेट रिजर्व होगा। तो सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट किया जाता है? प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिप्रिसिएशन। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व, निम्न में से कौन सा पूंजी रिजर्व नहीं है? तो कौन सा पूंजी रिजर्व नहीं है देखना है। फर्स्ट है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये तो है, अभी हम लोग पढ़े हैं, ये तो कैपिटल रिजर्व है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। नेक्स्ट दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी प्रॉफिट होता है फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर वो भी क्या होता है? कैपिटल रिजर्व रहता है। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, ये भी कैपिटल नेचर का रहता है। तो एक बच गया हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये डिविडेंड जो है वो हमारा रेवेन्यू नेचर का है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका होगा कि कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये हमारा पूंजी रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इफ द गुड्स परचेस्ड आर इन ट्रांजिट, टर्म ऑफ जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड विल बी। देखो जब हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं जो ट्रांजिट में है, तो इसका एंट्री क्या होगा? तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट, सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स इन ट्रांजिट। देखो भाई, तो यहाँ पे अभी माल आ रहा है, गुड्स इन ट्रांजिट में है, तो गुड्स ट्रांजिट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, और परचेस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो बेस्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू, इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि जो छोटे छोटे खर्च है उनको लिखा जाता है। तो छोटे छोटे खर्च किस में लिखा जाता है? परचेस बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में, पेटी कैश बुक में। तो स्मॉल जो छोटा छोटा खर्च है नॉमिनल नेचर का, उसको पेटी कैश बुक में लिखा जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा पेटी कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू। ठीक है, तो दोनों डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस रहता है, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है दोनों के अंतर को, तो सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सस्पेंस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, पेनल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। तो इसको सस्पेंस अकाउंट और उचंत खाता में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इधर मान ली जाए 1 लाख आ गया और इधर आ गया 90,000, तो इसको इक्वल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। तो जिधर कम रहता है उधर सस्पेंस अकाउंट का एंट्री कर दिया जाता है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विथड्रॉवल ऑफ कैश बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज शुड बी रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग। तो जो भी पर्सनल यूज के लिए स्वामी के द्वारा कैश निकाला जाता है उसका एंट्री क्या होगा? तो उसका एंट्री देखते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, क्रेडिट कैश अकाउंट ड्राइंग डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा बोल रहा है, और ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, और क्रेडिट ड्राइंग अकाउंट होगा।
परचेस अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है, जब भी पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है आपका ए, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो हम लोग डेली ऐसी 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि नेट, एपी, सेट ये सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।